हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन, उसके सारे कंटेंट्स हम लोगों ने पढ़े, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को जानना है कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस का बेस क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा बेस है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि क्लास 11th में आप सभी लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिटेल पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको रिकैप करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस के बाद क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, क्या इनका फंक्शन होता है और इनका यूज क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम लोग पढ़ेंगे शेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के द्वारा हम लोग सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बाद हम लोग देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन क्या चीज है। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल से क्या रिलेशन होता है, यानी सेल पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंस हम लोग पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यही होगा आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कई सारे टर्म आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एक लॉ पढ़ेंगे कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आयनों के माइग्रेशन से देखेंगे कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कंडक्टेंस या उसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग कई सारे सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ शेल के बारे में पढ़ेंगे। शेल, शेल में हम लोग दो तरह की शेल्स पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, या जिसको हम लोग स्टोरेज, स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। तो इतना सारा चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखो, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि एवरी सबस्टेंस प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स कंटेन्स एनर्जी।
चाहे जो भी चीज हो, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर ऊर्जा होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम केवल ऊर्जा के रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी केमिकल्स हैं, these chemicals also contain some energy, इन केमिकल्स के अंदर भी एनर्जीज होती हैं। तो we can change this chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reactions। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस के द्वारा हम इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा सकते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के द्वारा, और वो फिर से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये इंटर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी को हम लोग, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उनकी स्टडी हम लोग केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we studied the conversion of chemical energy into electrical energy। Electrochemistry is the branch of chemistry in which we studied the conversion of chemical energy into electrical energy by during the spontaneous chemical reactions, and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reactions। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से यूज करके हम केमिकल रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियसली करके फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखने की बात क्या है, जो ये कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, ये प्रोसेस जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी जो है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अभी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसके कन्वर्जन के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं ये वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, इसके द्वारा ही करवाए जाते हैं। जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियसली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनको जिस डिवाइस में करवाया जाता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्या जो गैल्वेनिक सेल होता है जिसको हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पहले उसको बनाया था इसलिए उसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो वोल्टिक सेल जो है वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन स्पॉन्टेनियसली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस जो होगा वो गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है, जबकि ये प्रोसेस जो होता है ये प्रोसेस जो होगा वो किसमें होगा, ये प्रोसेस जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगा। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये कन्वर्ट करता है क्या, गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है नॉन स्पॉन्टेनियसली, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सवाल ये है कि इन कन्वर्जन का बेस क्या है, कौन से ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके द्वारा ये कन्वर्जन हो सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, तो रेडॉक्स रिएक्शंस के द्वारा ये प्रोसेसेस कन्वे होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कंबाइनली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ही हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में एक बार रिकैप कर लें। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10th में भी रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था, क्लास 10th में आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस का, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। क्या क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि दो सब्सटेंसेस व्हिच ऐड ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं दैट इज रिडक्शन। या ऐसे सभी सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो वो ऑक्सीडेशन है, या ऐसे प्रोसेसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो वो रिडक्शन है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जिन सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन आप 11th में जब आए तो आपने रेडॉक्स रिएक्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन to the processes in which a substance released electron and get oxidized। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन होता है और वो सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे अगर मान लें कि सोडियम है और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सोडियम प्लस बनाता है, तो ऐसे में यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके मैग्नीशियम +2 बनाते हैं, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कैल्शियम है
तो अगर कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके कैल्शियम +2 बना रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। जिंक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो Zn+2 बन रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो रिडक्शन क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, reduction in which one or more electrons gain by an atom या ion, जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाते हैं। जैसे क्लोरीन हैज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन and get converted into chloride ion। तो अगर क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की क्षमता है और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अगर यहां पे हम लोग देखें ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑक्साइड आयन, तो ऐसे में ये क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और यहां पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पे कॉपर +2 आयन है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान जितने ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहे होंगे प्रोसेस में, वो सब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जितने ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे होंगे उसमें सब में रिडक्शन हो रहा होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सेपरेटली नहीं होता है। जब कभी भी किसी भी रिएक्शन, किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो जितने भी प्रकार की रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जितने भी प्रकार के सेल्स पढ़ेंगे, उन सभी सेल्स के जो बेसिक रिएक्शंस होंगी वो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है वो 2 चीजों से रिलेट्स करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चीजों से रिलेट करती है। एक क्या होता है, एक होता है वो चेंजेस जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 2 चीजों से रिलेट करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चीजों से रिलेट करती है। सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। अभी क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है केमिकल एनर्जी जिसमें चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये गैल्वेनिक सेल के द्वारा होता है। गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल के द्वारा या वोल्टिक सेल के द्वारा ये होता है। और ये किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक
सेल के द्वारा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा होता है। तो इसको हम लोग, जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या चीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फैराडेज लॉ वगैरह भी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? द डिवाइस इन विच chemical energy of a spontaneous redox reaction converted into electrical energy। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज है? एक ऐसी डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें केमिकल एनर्जी ऑफ redox reactions get converted into electrical energy, जिसमें केमिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आइए देखते हैं हम लोग एक गैल्वेनिक सेल जिसको हम लोग कहते हैं जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो वेसल्स होते हैं। ये एक वेसल और एक और वेसल हम लोग लगा लेते हैं। दो वेसल्स होते हैं। इन दोनों वेसल्स में हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लगा लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड और एक दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें लगा लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भर लेते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स भर लेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं। अभी इसमें हम लोग एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब लगाते हैं। ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप्ड की ये ट्यूब होती है, इसको हम लोग लगा लेते हैं। इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर कुछ सब्सटेंसेस भरे होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हुआ या पोटेशियम क्लोराइड हुआ। इसको इसमें हम लोग भर देते हैं अगर जेली डाल करके, और इसको कॉटन प्लग से बंद कर लेते हैं। इसी को साल्ट ब्रिज कहते हैं। अभी इसमें से हम लोग वायर निकालते हैं और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और इस वायर को इस इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। तो अभी देखेंगे कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा वो क्या था। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा वो था जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट भरा, और यहाँ पे जो हमने भरा था वो था कॉपर सल्फेट। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हमने रखा। 1 m कॉन्सेंट्रेशन का ये भी था और 1 m कॉन्सेंट्रेशन का ये भी था। यहां पे जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया ये इलेक्ट्रोड जिंक रॉड थी। ये जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड था, और ये जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया ये कॉपर रॉड थी, कॉपर की रॉड थी। ये क्या चीज कहलाएगा? ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज इसे कहेंगे। ये क्या है? ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ऐसी कंडीशन में अगर इस वोल्ट मीटर पे हम इस सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे
10 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो सेल है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो दो हो रहा है, दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो अभी क्या चीज हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है वो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इस सेल में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो जिंक हैज टेंडेंसी टू रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Zn+2। Zn+2 में ये कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। कैसे हमको ये पता चला कि जिंक के अंदर ही ये टेंडेंसी है, जबकि अगर हम लोग सोचें तो कॉपर कैन आल्सो रिलीजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन and form copper plus 2 ion, but in this process zinc is releasing electron, copper is not releasing electron. During this process only zinc can release electron, because in this process zinc has tendency to release its electron, but copper has tendency to gain electron. यहाँ पे कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी है। कैसे है, क्यों है, इसको आगे हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इतना ही जान लीजिए कि आप लोगों ने क्लास 10th में और क्लास 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, उसके बारे में पढ़ा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखें तो जिंक कॉपर से काफी ऊपर है। तो जो एटम्स या जो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं तो वो अपने से नीचे वाले से ज्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को निकालने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं वो ऊपर वाले से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो दे हैव लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन बट हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां है, नीचे है। अगर हम लोग 11th में चले तो आपको 11th में पढ़ाया गया था, क्या आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट सेल, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है -0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर का जो ई नॉट सेल है ये है +0.34 वोल्ट। तो अभी इससे भी एक एस्पेक्ट सामने आता है कि ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। जिनके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी वो रिड्यूस होते हैं। अभी कह दो कि सर दो ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे मान ले कि कॉपर है, अभी हम मान लो सिल्वर आ गया सर, सिल्वर एज ई नॉट सेल जो है +0.80 वोल्ट है सर। तो अब इन दोनों पे पॉजिटिव हो गया तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा? तो जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि जो ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इस प्रोसेस में अगर देखें जिंक कम है तो जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर कम है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कॉपर यहां पे क्या होगा, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक निकाल रहा है उसको गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, यहां पे रिडक्शन होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। तो ये दो सेल्स, एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें दो हाफ सेल्स बनी, एक क्या हुआ, एक हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा जो सेल हुआ जहां पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल होगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई और एक क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल हो गया।
तो अब जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा जहां रिडक्शन हो रहा होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, जबकि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आधार पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, ये कैथोड होता है, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है ये एनोड होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा एनोड होगा। तो अब अगर टोटल ओवरऑल प्रोसेस देखें इसमें तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है तो Cu Zn plus Cu plus 2 get converted into Zn plus 2 to Cu, ये ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है। यहां देखिए जिंक से Zn plus 2 हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर देखा जाए तो भी हम लोग यहां देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है तो 0 से +2 हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि कॉपर +2 से यहां कॉपर हो रहा है तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां आके क्या हो रहा है 0, तो +2 से अगर 0 हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अब इतना से इतना जो प्रोसेस होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और ये प्रोसेस हमेशा एनोड में होता है। याद रखिएगा इस बात को कि एनोड के इलेक्ट्रोड पर केवल ऑक्सीडेशन होगा चाहे जो भी सेल हो और कैथोड के इलेक्ट्रोड पे केवल रिडक्शन होगा चाहे जो भी कैथोड हो, चाहे जैसी भी सेल हो, चाहे जिसकी भी सेल हो। तो इस तरह से ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो कंटेनर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे चल करके, अभी केवल इसको एक पहचानना है, सारी चीजों को जानना है बस। तो ये एक क्या है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये एक रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल जो होता है वो कैथोड होता है यानी कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। और ये जिंक की जो शेल है हाफ सेल यही ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। आइए देखते हैं साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। साल्ट ब्रिज का जो मेन काम है टू मेक द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड टू कंप्लीट द सर्किट। क्यों? क्योंकि अगर साल्ट ब्रिज हम लोग ना लगाएं तो जिंक जो होगा वो क्या होगा Zn+2 कंप्लीट करेगा Zn+2, तो Zn+2 का जो फॉर्मेशन होगा वो इतनी रैपिडली होगा कि ये पूरे सॉल्यूशन में Zn+2 की भरमार हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की भरमार हो जाएगी। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनों का जो कन्वे होगा वो इंटरप्टेड हो जाएगा, एक ट्रैफिक लग जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की फ्लुएंसी क्या होगी इंटरप्टेड हो जाएगी। और आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इंटरप्टेड हो जाते हैं तो करंट की फ्लुएंसी भी क्या हो जाती है रुक जाती है और इस तरह से सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल जो होगी वो काम करना बंद कर देगी। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज अ साल्ट ब्रिज so that maximum ions will be interacted by this salt bridge। ये इस साल्ट ब्रिज के द्वारा इंटरेक्टेड किए जाएंगे और साल्ट ब्रिज जब इनको इंटरेक्ट करेगा तो ऐसे में ट्रैफिक नहीं लगने पाएगा, इलेक्ट्रॉन विल स्मूथली फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्मूथली सर्किट में फ्लो करेंगे और सर्किट में स्मूथली फ्लो कर जब करेंगे तो करंट जो होगा वो सर्किट में स्मूथली फ्लो कर पाएगा एंड दिस सेल विल प्रोवाइड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। ये सेल जो होगी वो एक सफिशिएंट अमाउंट में पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगी। तो अब एक्चुअल में होता क्या है इस प्रोसेस के दौरान, ये भी देख लें जो चीजें हमको दिखती हैं क्या कि जो जिंक है वो जिंक से जिंक आयन बनाएगी। डेफिनेटली जिंक की जो इलेक्ट्रोड है इट विल ग्रेजुअली डिकम्पोजेस, ये धीरे धीरे क्या करेगी डिकम्पोज होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। इट विल ग्रेजुअली लूजेस देयर मॉस, धीरे धीरे अपनी मॉस को ये क्या करेगी खत्म करेगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज कि यहाँ पे कॉपर +2 के आयन्स होंगे
जो इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर में रिड्यूस हो रहे होंगे, तो ये कॉपर की जो रॉड है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये धीरे धीरे थिकर होता जाएगा, धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। इस दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के दोनों ऑप्शंस हैं, अगर इनका कंसंट्रेशन सिमिलर है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोवाइड होगा वो 1.10 वोल्ट होगा। तो इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल सेल में होने वाले प्रोसेसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज का एक्चुअल फंक्शन क्या है, और किसी सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शेल नोटेशन कैसे लिखेंगे। तब तक इतनी चीजें तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल नोटेशन कैसे बनाएं और किसी भी सेल नोटेशन से हम किसी भी सेल को कैसे पहचाने, हम कैसे ये जान पाएंगे कि कहां पे जो एनोड है वो कौन सा है और कौन सा कैथोड है। तो इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।